नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट सेकेंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राजव्यवस्था के टॉपिक शीर्षक नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्व में हम उनका उठाने के लिए नीति निर्देशक कदमों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, क्या कदम उठाए, उनका अध्ययन करेंगे। उन कदमों की आलोचना क्या थी, इसका हमें आज अध्ययन करना है। नीति निर्देशक तत्वों को सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सरकार द्वारा उठाए गए कदम व उन कदमों की आलोचना का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने नीति निर्देशक तत्वों में जो अध्ययन किया है, नीति निर्देशक तत्वों में जो बात की है वो की है हमने नीति निर्देशक की पृष्ठभूमि, नीति निर्देशक तत्वों की जरूरत क्यों पड़ी, पूर्व अध्ययन, नीति निर्देशक संबंधों से पूर्व अध्ययन हमने क्या किया, पृष्ठभूमि नीति निर्देशक तत्वों की, इस संविधान में कहाँ इसकी जरूरत पड़ी, संविधान में इसको क्यों शामिल किया गया, ये नीति निर्देशक तत्वों की पृष्ठभूमि। दूसरा हमने किया अर्थ और स्वरूप, अर्थ एवं स्वरूप। तीसरा जो टॉपिक हमने किया था मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। चौथा हमने क्या था मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य, कहाँ दोनों साथ साथ चलते हैं। और जो पांचवा टॉपिक था हमारा वो था नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 से 51 में किया गया है, 38 से 51 में किया गया है। और नीति निर्देशक तत्वों में 5 तत्वों की बात की थी हमने, ये 5 तत्वों का 5 शीर्षकों में बात की थी, 5 शीर्षकों में हमने अध्ययन किया गया था। फिर हमने जो नेक्स्ट टॉपिक किया था वो नहीं किया था नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना। फिर हमने जो अध्ययन किया था नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, आलोचना, महत्व। और फिर हमने इसका अध्ययन किया गया था नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किस प्रकार से किया गया, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन के लिए 8-9 प्रोग्राम बनाए सरकार ने समय पर। ये हमने 8 टॉपिकों का अध्ययन, 8 शीर्षकों का अध्ययन हमने पूर्व में किया था। नीति निर्देशक तत्वों पर भूमि, फिर नीति निर्देशक अर्थ और स्वरूप, फिर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, फिर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य, फिर हमने नीति निर्देशकों का वर्णन किया 5 टॉपिकों में, फिर नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की, फिर महत्व किया, फिर क्रियान्वयन किया। ये हमने आज तक अध्ययन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा उठाए गए कदम, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु शासन या सरकार
शासन द्वारा उठाए गए कदम नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस प्रकार हो, इसके लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, किन किन कदमों की बात की, इसका वर्णन हम कर रहे हैं। कौन कौन से कदम इसमें मुख्य थे, क्या सरकार द्वारा प्रयास किए गए। इसमें पहला जो प्रयास था मध्यम वर्ग के किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। मध्यम वर्ग के किसानों की स्थिति में सुधार। देश आजाद होने से पूर्व देश में कोई भूमि बंदोबस्त कानून नहीं था, तरह तरह की प्रथाएं थी, जागीरदारी जमींदारी प्रथा थी। इन प्रथाओं के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देश का जो मध्यम वर्ग किसान था उसकी स्थिति दिनों दिन कमजोर होती गई। तो ऐसी स्थिति में मध्यम वर्ग की स्थिति कमजोर थी, बड़ा वर्ग का किसान पहले से मजदूर था। अब शासन द्वारा भूमि सुधारों तथा कृषि सुधारों में जो प्रयास किए गए, जो विकास की दिशा में कार्य किए गए, उन कार्यों से मध्यम वर्ग के किसान की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। मध्यम वर्ग का किसान पहले से आर्थिक स्थिति में कहीं ज़्यादा उन्नत हुआ। दूसरा था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की घटनाओं में सुधार। देश आजादी से पहले इस वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ तरह तरह के मानवीय अत्याचार होते थे। बेगारी प्रथा थी, जातिवाद था, छुआछूत थी, इस प्रकार से डाकन प्रथा थी। इस प्रकार की बहुत सारी प्रथाएं थी जिनके परिणाम स्वरूप इस वर्ग के लोगों को सामाजिक दृष्टि से हीन माना जाता था और सामाजिक दृष्टि से हीन मानने के परिणाम स्वरूप इन पर जुल्म जाए जाते थे। नीति निर्देशक तत्वों के परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा समाज कल्याण हेतु तरह तरह के कदम उठाए। इन लोगों के लिए राजनीतिक तथा नौकरियों के क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान। 1990 में जाके सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बनाया ताकि जो इनकी समय पर उन्नति और अवनति का आकलन करे और उस आकलन के आधार पर, उस स्थिति के आधार पर अगर सरकार को और ज़्यादा कदमों की जरूरत है, और ज़्यादा सरकार को प्रयास करने की जरूरत है, तो इनके लिए प्रयास किया जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अन्य सूचित जाति की घटनाएं होती तो अब भी है, किंतु पहले की अपेक्षा कम होती है। इसके कुछ कारण हैं कि आजकल संसार के साधन इतने बढ़ गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो 1 सेकंड में पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। लेकिन कुछ तो कालक्रम के प्रभाव से और कुछ शासन कार्य के जो किए हुए परिणाम हैं, उसके परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा इस प्रकार की घटनाओं का विरोध किया जाता है, जिससे लंबे समय तक इस वर्ग को दबाया नहीं जा सकता। पहले जो सार्वजनिक स्थानों पर छुआछूत की प्रथा विद्यमान थी, जातिवाद की प्रथा विद्यमान थी, उस प्रथा को इन नीति निर्देशक तत्वों ने दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दूर करने में महत्वपूर्ण प्रयास किए, दूर करने में बहुत अच्छे प्रयास किए। तीसरा है
संगठित श्रमिकों की स्थिति में सुधार, संगठित श्रमिकों की स्थिति में सुधार, संगठित श्रमिकों की स्थिति में सुधार। देश आजादी से पूर्व किसी भी प्रकार की विदेशी हुकूमत की कोई निर्देश नहीं होने के परिणाम स्वरूप लोगों से, श्रमिकों से तरह तरह की बेगारें ली जाती, तरह तरह की बिना मूल्य के कार्य किए जाते। अब जब नीति निर्देशों का परिणाम हो गया है, जब नीति निर्देशों को लागू कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में, इस कंडीशन में देश में जो संगठित वर्ग था, संगठित मजदूरों के दो कारण हो गए कि सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून लागू किया और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून लागू करने से तो हम बात कर रहे थे संगठित श्रमिकों की स्थिति में सुधार। सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार कानून 2005 द्वारा पूरे भारत में 200 जिलों में 100 दिन का प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की व्यवस्था दी गई, जिसको 2008 में बढ़ाकर पूरे भारत में 596 जिलों में सभी को 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई। ये जो व्यवस्था है, ये जो स्थिति है, इससे श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ है, श्रमिकों का शोषण होने से मुक्ति मिली है। ये एक संगठित नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर 4 है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार। सरकार द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित के परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त सुधार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। शुरू में हमारे देश में शिक्षा नगण्य थी, शिक्षा नामात्र की थी, स्त्रियों की शिक्षा तो बेहद ही कमजोर थी। इस स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार। शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें तो 1993 से 1998 तक राजस्थान सरकार में, हम राजस्थान की बात करते हैं, ये पूरे देश की स्थिति है। राजस्थान सरकार में उस समय 9,931 ग्राम पंचायतें थी। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मिडिल स्कूल की व्यवस्था की, उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था की। फिर सरकार ने 2003 से 2008 के कार्यकाल में सभी ग्राम पंचायतों पर सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था की। फिर इसी कड़ी में 2013 से 2018 तक के काल में सरकार ने सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था की। अब ये स्थिति हो गई है, हम उस पूरे की बात करते हैं तो हर 5 या 7 किलोमीटर पर हमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल जाता है। और सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को अनिवार्य कानून बनाते हुए 6 से 14 वर्ष की शिक्षा की अनिवार्यता करते हुए हर 2 किलोमीटर पर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की व्यवस्था की। हालांकि इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है पहले से ज़्यादा। हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है। पहले कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। ब्लॉक पर पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 8 डॉक्टरों की एक टीम होती है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर बैठता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में
बहुत ज़्यादा सुधार किया है। नंबर 5 है रोजगार के अवसर बढ़े। रोजगार के अवसर बढ़े। रोजगार के अवसर बढ़े। रोजगार के अवसर बढ़े, किंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से जनसंख्या में वृद्धि हुई और जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगार ज्यादा बढ़े। बेरोजगार और ज्यादा बढ़े, यानी रोजगार के अवसर तो बढ़े, पर जब स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा हुई, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बेरोजगारों की संख्या में और ज्यादा वृद्धि हुई, बेरोजगारों की संख्या और ज्यादा हुई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन की आलोचना। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन की आलोचना। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन की आलोचना। अब नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में बहुत सारी आलोचनाएं रही। वो क्या आलोचनाएं रही, उसमें सबसे बड़ी बात यह है निर्धनता। नंबर 1 है निर्धनता बढ़ी। निर्धनता बढ़ी। हालांकि सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए। सरकार विगत 17 वर्षों में बहुत सारे प्रयास किए गए, किंतु निर्धनता बढ़ी है। कि नीति निर्देशों का लक्ष्य था कि अधिकतम सामाजिक और आर्थिक समानता लाई जाए, किंतु इन तत्वों की समानता के, इन तत्वों की स्थापना के 69 वर्ष बाद भी निर्धनता में कमी आने के बजाय बढ़ी है। निर्धन और धनवान के अंतर बढ़ा है, विषमता बढ़ी है। संपत्ति के मूल अधिकारों को हमने संवैधानिक संशोधनों तक सीमित तो कर दिया है, पर संविधान में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त नहीं हुआ। ये नाटकीय स्थिति थी जिसका व्यवहारिक में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। भारत में राजनीतिक अभिजातीय आर्थिक समानता को आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, जिससे निसंदेह हम कहा जा सकता है कि हमारी जो यह प्रयास था सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का प्रयास, यह इस प्रसंग में असफलता की ओर जा रहा है। अधिकांश व्यक्ति आज भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, या गरीबी की रेखा के बराबर जीवन यापन करते हैं, या निर्धन हैं। आज भी हमारे सामने जो स्थिति है, लोग निर्धनता की स्थिति में गुजर रही है। दूसरा है रोजगार के अधिकार नहीं। दूसरा है रोजगार का अधिकार नहीं दिया। का अधिकार नहीं दिया। हालांकि सरकार ने, शासन वर्ग ने इसके लिए प्रयास तो किए, रोजगार गारंटी योजना, बहुत सारे अवसर दिए, किंतु फिर भी रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए। दूसरी जो आलोचना, हमारी मुख्य आलोचना है कि रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए। आर्थिक सामाजिक न्याय की प्रगति तभी संभव हो जाती है जब भारत के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिया जाए। अब तक ऐसा नहीं किया गया है। देश ने रोजगार की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। बेरोजगारों और शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में कमी होने के बजाय लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। तीसरा जो हमारा मुख्य कमी है, तीसरी जो हमारी मुख्य कमी है, वो भूमि सुधारों में कमी। भूमि सुधारों में कमी। सरकार द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भूमि सुधार अधिनियम लागू किया। भूमि सुधार अधिनियम लागू किया, किंतु भूमि सुधार अधिनियम के तहत बहुत सारे राज्य सरकारों ने इस कानून को लागू नहीं किया, इस कानून को पारित नहीं किया।
इस कारण इसमें कमियां रह गई। छोटे किसान और भूमिहीन जो मजदूर थे उनका दर्द पहले से अधिक बढ़ गया है। भूमि पर जोतने वाले का अधिकार, ये नारा हमने लगातार लगाया है, लेकिन व्यवहार में भी जोतने वालों को आज तक भूमि का अधिकार नहीं मिला है। चौथा है शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि। शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि, परंतु पूर्ण साक्षरता नहीं। शासन ने शिक्षा की वृद्धि के लिए बहुत सारे प्रयास किए। अनौपचारिक, औपचारिक साक्षरता, इस प्रकार के तरह तरह के प्रोग्राम चलाए, तरह तरह की गतिविधियां चलाई, किंतु आज तक वो स्थिति है कि शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है। 2011 की जनगणना में भारत में कुल साक्षरता दर 73% थी, जिसमें महिलाओं की साक्षरता 64.6% है। यानी आज भी हम शिक्षा के वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए जो करना था। इस प्रकार आज हमने 2 टॉपिक किए। इस प्रकार से हमारा निर्देशक जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो पूरा हो गया पिछले 4 वीडियो में। इसमें हमने जो टॉपिक किए, मध्यम वर्ग के किसानों की स्थिति में सुधार, अनुसूचित जनजाति घटनाओं में सुधार, संगठित श्रमिकों की स्थिति में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, रोजगार के अवसर बढ़े किंतु जनसंख्या वृद्धि में रोजगार के अवसर बढ़े, नीति निर्देशों की आलोचना, निर्धनता बढ़ी। हमें आलोचना ये है कि निर्धनता, लोगों के निर्धनता सुधारने के प्रयास करने चाहिए थे, किंतु इसके बाद भी निर्धनता बढ़ी है। रोजगार का अधिकार, कानूनी अधिकार नहीं दिया गया। भूमि सुधार नहीं हुए, भूमि सुधारों में सुधार नहीं हुआ और साक्षरता के क्षेत्र में वृद्धि हुई किंतु पूर्ण साक्षरता नहीं हुई। आज भी जो साक्षरता प्रतिशत है कुल 2011 की जनगणना के अनुसार 11% है, जिसमें महिलाओं का सिर्फ 33% है। धन्यवाद।